अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। पाक स्टडी 1000 MCQ सीरीज़, आज हमारा लेक्चर नंबर 33 है। इससे पहले 1 से 32 तक सारी चीज़ें विद एसोसिएशन के साथ डिस्कस हो चुकी हैं। ये हमारा एक सफ़र था 2016 से 2025 तक, जो कि बिल्कुल अब अपने आखिरी मराहिल में है। बस आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। जी, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कुलभूषण यादव केस इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज रिलेटेड टू वियना कन्वेंशन। इंडियन स्पाई कुलभूषण यादव वाज अरेस्टेड इन। तो ये किस जगह से अरेस्ट हुआ था? तो ये बलूचिस्तान से अरेस्ट हुआ है। और ये कब अरेस्ट होता है? अगर हम इसकी अरेस्ट देखें तो ये मार्च 2016 में बलूचिस्तान, पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान से ये अरेस्ट होता है, मार्च 2016 में। बाकी आईसीजे, अगर आईसीजे की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो हेग में है। हेग जो है वो नेदरलैंड में है, ठीक है। और टोटल जो जज होते हैं आईसीजे में, वो कितने होते हैं? तो टोटल जजेस की तादाद वो 15 होती है। टोटल जजेस की तादाद 15 होती है। और जो टर्म लेंथ होती है आईसीजे के जज की, वो कितनी होती है? वो भी आपको उस हवाले से पता होना चाहिए। तो जो टर्म लेंथ होती है वो 9 ईयर्स होती है, ठीक है। आईसीजे के जज की जो मुद्दत होती है वो कितने साल की होती है? तो वो 9 साल की होती है। तो ये चीज़ें आपको इसके हवाले से पता होना चाहिए। तो ये बलूचिस्तान प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, वहाँ से ये क्या हुआ है, अरेस्ट हुआ है। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन डिड मुस्लिम्स एंड सिख्स स्ट्राइक अगेंस्ट कश्मीर एक्ट। जो कश्मीर एक्ट है, जो 5 अगस्त 2019 को जो इंडिया की तरफ से आर्टिकल 370 जब रिवोक होता है, आर्टिकल 370, तो उसके खिलाफ में फिर मुस्लिम्स और सिख्स जो है वो इंडियन जो कश्मीर एक्ट के खिलाफ फिर वो स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। तो ये 5 अगस्त 2019 है। और आर्टिकल कौन सा रिवोक होता है जो उसको स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू एंड कश्मीर का? वो आर्टिकल 370 है, ठीक है। तो ये आर्टिकल का आपको पता होना चाहिए। वो दोनों तरीकों से क्वेश्चन पूछ लेता है, आर्टिकल के अबाउट भी पूछ लेता है और ये कब हुआ, तो ये दोनों तरीकों से क्वेश्चन आपको आइडिया होना चाहिए इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्यूरेशन ऑफ 8 5 ईयर प्लान। तो जो 8 5 ईयर प्लान था वो कब से कब तक था? तो ये 1993 से लेकर 1998 तक था। फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था वो 1950 से 55 तक था, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। तो बाकायदा तौर पे जो फर्स्ट, जो कामयाब जिसको हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट सक्सेसफुल था, वो 1955 से 1960 तक ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। इसी तरह अगर हम देखें तो सेकंड जो 5 ईयर प्लान है वो 1960 से 65 है। और थर्ड जो है वो थर्ड जो है वो 65 से 70 है, ठीक है। 1965 से 70 तक है। और फोर्थ जो 5 ईयर प्लान है वो 70 से 1975 तक है। और जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो जो फिफ्थ जो है वो 1978 से 83 तक है। और इसी तरह जो सिक्स्थ फिर आपका 5 ईयर प्लान है वो 83 से 1983 से 88 तक है। और सेवन्थ 5 ईयर प्लान वो 1988 से 1993 तक। और एट जो है वो 1993 से 1998 तक। लेकिन 2004 से फिर ऑनवर्ड इसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है। और ये चेंज हो जाता है किसमें? मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क में, ठीक है। ये मीडियम 2004 में इसका ये नेम चेंज हो जाता है। तो ये मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क में तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह बाकायदा तौर पे जो है 5 ईयर प्लान के नाम से जो आते हैं वो 8 5 ईयर प्लान है। तो ये 2004 में इसका नेम चेंज हो जाता है और नेम MTDF बन जाता है। MTDF के नाम से ये फिर 2004 में आता है। तो ये ओवरऑल 5 ईयर प्लान की पाकिस्तान की स्ट्रगल है, तो इसको आपने देखना है। नेक्स्ट ही हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट डज PCO स्टैंड फॉर। ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। PCO स्टैंड फॉर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। और ये जो
इसको मुशर्रफ साहब जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये कब इंट्रोड्यूस करवाते हैं? ये 3 नवंबर 2007 को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और कौन करवाते हैं? तो ये जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है, पहले ये इंट्रोड्यूस होता है और बाद में इसकी एक मंथ बाद ही, मतलब इसी मंथ के एंड पे, नवंबर के एंड पे ही फिर इसकी अमेंडमेंट होती है। लेकिन ये पीसीओ क्या है? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर बाय मुशर्रफ। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट केम आउट विद विच पेपर इन 1933 containing proposal indicating the line on which the new constitution of 1935 गवर्नमेंट एक्ट वाज फार्म। तो ये कौन सा प्रपोजल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था 1933 में, जो कि जिसकी बेस पे फिर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनता है। तो अगर हम इस प्रपोजल की बात करें तो वो था जी वाइट पेपर। ठीक है, 1933 में जो प्रपोजल दिया गया था वो वाइट पेपर दिया गया था। इसी तरह हम देखें तो जो पाकिस्तान की नेशनल मूवमेंट फार्म होती है वो भी 1933 में ही बनती है, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट। अगर इसको हम देखें तो ये मूवमेंट जो है वो भी 1933 में फार्म होती है। और इसको जो फार्म करने वाले थे वो कौन थे? जो इसको बनाने वाले चौधरी रहमत अली जो है, इस मूवमेंट के फाउंडर थे चौधरी रहमत अली। ठीक है, तो ये दोनों काम जो है वो 1933 में होते हैं। और इस वाइट पेपर का जो ऑब्जेक्टिव था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कायम बनाना था। नेक्स्ट ही हमारा क्वेश्चन है कि इन विच वार वाज राशिद मिनास रिटायर्ड वाइल सर्विंग एज अ पायलट। तो ये 1971 की वार में राशिद मिनास जो हैं वो शहीद होते हैं। ठीक है, 1971 की वार में। और ये एज अ पायलट सर्व कर रहे थे। T-33 जेट ट्रेनर था जो, ठीक है, T-33 जेट था आपका, जिसमें ये फिर सही होते हैं। और 20th ऑफ अगस्त 1971 को ये वाकया पेश आता है। ठीक है, तो 20 अगस्त 1971 को आपकी शहादत होती है राशिद मिन्हास की। नेक्स्ट ही हमारा क्वेश्चन है कि फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज द ममलूक डायनेस्टी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो लोधी डायनेस्टी जो थी वो लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत की हम ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा डिटेल्स आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। टोटल जो दिल्ली सल्तनत में डायनेस्टी थी वो 5 थी। और ये कब से कब तक रहती है दिल्ली सल्तनत? तो ये 1206 से और 1526 तक दिल्ली सल्तनत रहती है। और जो फर्स्ट उसकी डायनेस्टी थी वो ममलूक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी थी। और वो 84 ईयर्स रहती है, यानी 1206 से 1290 तक। और ये लास्ट डायनेस्टी जो है ये लोधी डायनेस्टी, यानी ये इसको पठान डायनेस्टी भी कहते हैं, ये 1451 से 1526 तक रहती है। और जो है इब्राहिम लोधी इसके लास्ट जो है वो हुक्मरान होते हैं, जिसको बाबर के हाथों शिकस्त होती है 1526 में। ठीक है, तो ये इस तरह दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको आइडिया है। मज़ीद इसकी डिटेल आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट लाजमी विजिट करें। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ऑफिशियली टुक कंट्रोल ओवर द इंडिया गवर्नमेंट इन 1858 इन द ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गिवन परमिशन टू लिमिटेड ट्रेड। तो जो लिमिटेड ट्रेड की परमिशन मिली थी वो कब मिली थी? तो विलियम हाकिंग जो है वो जहांगीर उस वक्त के मुगल बादशाह थे, 1609 में उनसे मुलाकात होती है जहांगीर से। और फिर 1611 में बाकायदा तौर पे जो लिमिटेड ट्रेड की परमिशन मिलती है। ठीक है, और इसी तरह 1613 में जो है वो सूरत के मकाम पे वो फैक्ट्री कायम होती है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, 1613 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी खुद कब बनती है? तो ये 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। पूरे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कायम होती है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द इंडिया एक्ट ऑफ 1858 पास्ड। तो ये कब पास होता है इंडियन एक्ट ऑफ 1858? तो ये पास होता है जी 2 अगस्त 1858। और जो बकायदा जो वार का अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो 1 नवंबर 1858 है। कि जो 1857 की वार वाला क्वेश्चन अगर आप आ जाए तो इन दोनों क्वेश्चन में आपने डिफरेंस लाजमी रखना है कि जो एक्ट है वो पास कब होता है। तो वो 2 अगस्त 1858 है। और बाकायदा तौर पे जो वार की सारी जो मतलब क्वींस की प्रोक्लेमेशन हो जाती है तो वो
1 नवंबर 1858 में होती है। ठीक है, तो ये आपने इन दोनों क्वेश्चन में लाजमी डिफरेंस रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनेक्टेड। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब इनेक्ट होता है? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये लॉर्ड लिटन के दौर में ये होता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब है कि वर्नाकुलर भी कह सकते हैं या नेटिव लैंग्वेज न्यूज़पेपर के बारे में ये बेसिकली था। ठीक है, वर्नाकुलर या नेटिव लैंग्वेज न्यूज़पेपर। ठीक है, नेटिव लैंग्वेज न्यूज़पेपर के अबाउट ये एक्ट है। और ये कब होता है? तो ये 1878 में पास होता है। और कौन थे इसको उस वक्त वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिटन इसको पास करते हैं, मसराए जो थे। और ये मसराए कब से कब तक रहते हैं? तो ये 1876 से 1880 तक आप मसराए रहते हैं। ठीक है, इसी तरह जो कि एम्प्रेस है एक्ट, वो 1877 वाला वो कल हमने देखा था, वो भी लॉर्ड लिटन के दौर में। और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या नेटिव न्यूज़पेपर एक्ट जो है वो भी लॉर्ड लिटन के ही दौर में होता है पास। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी डिड रजिया सुल्ताना बिलोंग्स टू। तो रजिया सुल्ताना, तो ये स्लेव डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट डायनेस्टी थी, उससे रजिया सुल्ताना का ताल्लुक है। ठीक है, और ये फर्स्ट फीमेल जो थी मतलब हुक्मरान बनती हैं। और अगर ये डॉटर थी शमशुद्दीन इल्तमश की, आप बेटी थी। ठीक है, और अगर आप हम टिनोर देखें तो वो 1236 से 1240 है। ठीक है, इल्तमश की ये बेटी थी। और टिनोर अगर हम इनका देखें तो ये 1236 से 1240 है। और ये दिल्ली सल्तनत जब बनती है, और उसकी पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी है जो कि 1206 से 1290 तक रहती है। और इसके जो फाउंडर थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, तो ये आपको इसके हवाले से पता होना चाहिए, इनके हवाले से। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु अबॉलिश कलमा डिपिक्शन ऑन कॉइन्स। तो ये औरंगजेब ने इसको अबॉलिश किया है। औरंगजेब जो कि सिक्स्थ मुगल बादशाह थे। ठीक है, औरंगजेब जो है वो सिक्स्थ मुगल बादशाह रह चुके हैं, सिक्स्थ। और अगर हम इनका पीरियड देखें तो ये 1658 से 1707 है। इन्होंने ये डिपिक्शन ऑन कॉइन जो कलमा की पे है वो इन्होंने ये मतलब ख़त्म करवाई। और ये कब होता है ये प्रोसेस? तो ये 1679 1680 में आप इसको अबोलिश करते हैं या ख़त्म करवाते हैं। ठीक है, तो ये सिक्स मुगल बादशाह हैं। तो इन्होंने ये कलमा डिपिक्शन, बल्कि इन्होंने इसके बदले क्या कहा कि बजाय इसके कलमा डिपिक्शन के, वो जिस चीज़ से क्वाइंस बनते हैं उनकी वो जो है वो स्टैंप पर बाकायदा तौर पे लगाई जाए। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज इलेक्टेड एज द 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन इन 1985। तो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन जो होते हैं, 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन बनते हैं 1985 में? तो ये मोहम्मद खान जुनेजो जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनते हैं, 10th प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आप आते हैं। ये 1985 से लेके 1988 तक आप प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर हम नाइन्थ प्राइम मिनिस्टर देखें तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, 1973 से 1977 तक आप नाइन्थ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सर्व करते हैं। और आपके बाद मोहम्मद खान जुनेजो के बाद जो वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो एज अ प्राइम मिनिस्टर आती हैं। ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो, और वो अपनी फर्स्ट टर्म के लिए 1988 में आती हैं। और अगस्त 1990 तक आपकी जो है वो गवर्नमेंट रहती है। तो ये 1990, और आप एज अ 11th पीएम के तौर पे आती हैं। ठीक है, 11th पीएम। ये 9 10th 11 इनके बारे में अक्सर वो पूछते रहता है आगे पीछे करके, तो ये तीनों का आपको पता होना चाहिए। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन विच ईयर पाकिस्तान फेस अ सिग्निफिकेंट वाटर क्राइसिस। तो ये वाटर क्राइसिस के अबाउट बताना है। तो 2005 में जो है वो पाकिस्तान ने वाटर क्राइसिस को फेस किया। इसी तरह 2010 में अगर हम देखें तो पाकिस्तान में फ्लड जो है वो हैवी किस्म का फ्लड जो है वो आया है। और जो वाटर क्राइसिस है वो 2005 में आए हैं। और इसी तरह 8 अक्टूबर 2005 में जो है वो अर्थक्वेक जो है वो आया था पाकिस्तान में, और उसने भी काफ़ी हद तक तबाही। तो ये वाटर क्राइसिस, अर्थक्वेक, ये दोनों 2005 है। और इसी तरह फ्लड जो है वो
डिवास्टेटिंग किस्म का फ्लड जो है वो 2010 है। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द इकॉनमी ऑफ ग्वादर इज बेस्ड ऑन, तो ये फिशिंग एंड ट्रेडिंग पे बेस करती है। ठीक है, फिशिंग और ट्रेडिंग पे इकॉनमी ऑफ ग्वादर जो अभी करंटली बेस करती है। गवादर का अगर हम जिक्र करें तो ये 1958 में पाकिस्तान के दी देन प्राइम मिनिस्टर, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे फ़िरोज़ खान नून, उन्होंने ओमान से इसको ख़रीदा 1958 में। फ़िरोज़ खान नून ने ये ख़रीदा। और ये कितने, अगर हम इसकी बात करें तो कितने अमाउंट में ये ख़रीदी गई, तो ये 5.5 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़, अगर हम देखें तो 5.5 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ थे। उसमें फिरोज खान नून ने 1958 में ओमान से खरीदी। और ओमान के रूल में गवादर कितने अरसा रही, तो 174 ईयर जो है वो ओमान के अंडर गवादर रही है। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 5% एरिया पाकिस्तान इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। ये अप्रोक्सीमेटली 5% है। आपको जिस तरह का फिर क्वेश्चन आए उस हिसाब से आपने आंसर देना है। 4.8 के हिसाब से भी आ जाता है, और 5 के हिसाब से भी आ जाता है, और 5.1 या 2 के हिसाब से भी आ जाता है ऑप्शन आपका। तो आपने उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो है वो 5% एरिया ऑफ पाकिस्तान covered by forest. What is the share of forest covered area of the total geographical area of the world? अगर हम टोटल वर्ल्ड का एरिया देखें तो उस पर कितने हिस्से पे जो है वो जंगलात हैं, तो वो 31% पे जो है वो ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली होता है। ये जिसमें परसेंटेज वगैरह होती है ये अप्रोक्सीमेट होता है। इसमें कुछ पॉइंट्स का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये 31% जो है अप्रोक्सीमेटली जो है वो ओवरऑल वर्ल्ड में है। और पाकिस्तान का, अगर हम पाकिस्तान के कंटेक्स में बात करें तो वो 5% एरिया है। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच पाकिस्तानी प्लेयर बिकम्स फर्स्ट पाकिस्तानी टू स्कोर 10,000 रन इन टेस्ट क्रिकेट। ये यूनुस खान जो है ये 5 फिगर में गए हैं पाकिस्तानी प्लेयर। और ये ओवरऑल अगर हम मेन क्रिकेट में देखें तो ये 13 नंबर के मतलब हैं प्लेयर, 13वें नंबर के। इससे पहले 12 जो है वो और लोग भी गए हैं जिन्होंने 10,000 रन बनाए हैं। और यूनुस खान जो है वो 13वें नंबर पे हैं। और ये आपने ये रिकॉर्ड मतलब जो है 2017 में ओवरऑल वर्ल्ड में ये 13वें नंबर पे। अगर पाकिस्तान के कंटेक्स में देखें तो ये पहले खिलाड़ी हैं। इसी तरह अगर हम सचिन तेंदुलकर के देखें तो वो ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन जो है वो सचिन तेंदुलकर के 15,000 प्लस हैं अब तक। ठीक है, इसके बाद जो आपने अपने आप को करंट से चीज़ों से अपडेट लाजमी रखना होता है। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने जो अलीम डार ब्रोक डैश रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट टेस्ट मैचेस एज एन एम्पायर। तो जो अलीम डार पाकिस्तानी एम्पायर हैं, तो उन्होंने किसका रिकॉर्ड मतलब ब्रेक किया। सबसे ज़्यादा जो है वो टेस्ट मैच में उन्होंने अंपायरी करके, तो वो स्टीव बकनर का आपने रिकॉर्ड ब्रेक किया। ठीक है, और ये 2019 में आपने ये मतलब रिकॉर्ड ब्रेक किया। और अभी तक भी ऑलमोस्ट आपके पास करंट अगर हम सिनेरियो देखें तो अलीम डार ही टॉप पे है सबसे ज़्यादा मतलब अंपायरी करने वाले टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है, तो ये 2019 में आपने इनिशियली जो है वो 2019 में ब्रेकआउट किया इस रैकेट को। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन डिड फील्ड मार्शल अयूब खान पास अवे। तो ये अयूब खान कब फौत होते हैं, तो ये 1974 में आपकी डेथ होती है। अप्रैल 1974 में, 19 अप्रैल 1974 में आपकी डेथ होती है। और इस्लामाबाद में आपकी डेथ होती है। अयूब खान जो कि एज अ सेकंड प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, और फिर फील्ड मार्शल भी रह चुके हैं। और ये 1958 में, और इसी तरह गवर्नर जनरल भी 1951 से लेके 1958 तक आप मतलब रह चुके हैं कमांडर इन चीफ भी। ठीक है, तो 1951 से लेके 1958 तक आप कमांडर इन चीफ भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी। और आपका जो टेनोर अगर हम देखें तो वो 1958 से लेके 1925 पास 1969 तक आपका ही टेनोर है। ठीक है, 27 ऑफ अक्टूबर 1958 से लेके 25 ऑफ मार्च 1979 तक। ठीक है, और बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम का पूछा जाए तो 1959 में आपने ही इंट्रोड्यूस करवाया उस सिस्टम को भी। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान सी बैड टेरिटरी ग्रोज बाय 50,000 स्क्वायर किलोमीटर इन 2015 में। ये जी पाकिस्तान की जो सी बैड टेरिटरीज है वो
इंक्रीज होती है, और वो कितनी हो जाती है, वो 50,000 स्क्वायर किलोमीटर हो जाती है। पहले जो पाकिस्तान की लिमिट थी, सी लिमिट्स जो थी, वो 200 नाटिकल माइल्स थी। तो इसमें 150 नाटिकल माइल जो है वो इजाफा हो जाता है जब यूएनओ का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको एक्सेप्ट कर लेती है, जो सी के अबाउट है। तो वो टोटल कितनी हो जाती है, तो वो 350 नॉटिकल माइल हो जाती है। ठीक है, तो ये 2015 में होता है। और 50,000 अगर स्क्वायर किलोमीटर में देखें तो वो 50,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अल्लाह बख्श सुमरो फाउंडेड द कॉन्फ्रेंस इन डैश ऑल इंडिया आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस स्टैब्लिश्ड इन। तो ये अगर हम देखें तो ये इसके फाउंडर जो थे ऑल इंडिया आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, वो अल्लाह बख्श सुमरो थे। एक तो क्वेश्चन आपको ये पता चल गया कि इस तरह भी वो पूछ सकता है कि ऑल इंडिया आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के फाउंडर कौन थे। तो वो अल्लाह बख्श सुमरो जो है वो ऑल इंडिया आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के फाउंडर थे। और ये कब कॉन्फ्रेंस बनती है, तो ये 1928 में जो है ये कॉन्फ्रेंस है होती है। 1929 में, सॉरी 1929 में ये कॉन्फ्रेंस होती है। अल्लाह बख्श सुमरो जो है वो इसको फाउंड करते हैं, और ये आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव यही था कि वो इंडिया को यूनाइट रखना चाहते थे, वो डिवाइड नहीं करना चाहते थे। ये जो पार्टीज इकट्ठी हुई थी, इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था इन लोगों का कि इंडिया को क्या रखे, यूनाइट। ठीक है, सेपरेशन नहीं होने, अबाउ अगेंस्ट द सेपरेशन ये थे। ठीक है, तो ये 1929 जो है वो आपका एग्जैक्ट आंसर है इसका जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वैन पाकिस्तान जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान में वो कब बनती है। तो स्टेट लाइफ अगर हम इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो कब बनती है, तो वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वो फाउंड होती है जी नवंबर 1972 में, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। और इसका अगर हम हेड क्वार्टर देखें तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वालों का तो वो कहाँ है, तो वो कराची में जी इसका हेड क्वार्टर कायम होता है। नवंबर 1972 में ये बनती है। और जिसके करंट जो चेयरमैन है अभी भी इसको जो हेड कर रहे हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को, वो शुएब जावेद हुसैन हैं। ठीक है, तो ये अभी इसको हेड कर रहे हैं। ठीक है, तो करंट जो है वो शुएब जावेद हुसैन है। नवंबर 1972 में पाकिस्तान की स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1972 में कायम होती है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बेनज़ीर गवर्नमेंट सेकंड टाइम डिसॉल्व बाय। तो जो सेकंड टाइम डिसॉल्व होती है बेनज़ीर की गवर्नमेंट, वो 5 नवंबर 1996 को, यानी 5 नवंबर 1996 को आपकी सेकंड टाइम जो है वो गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है। और उस वक्त के दी देन प्रेसिडेंट फारूक लगारी आपकी गवर्नमेंट को डिसॉल्व करते हैं। इसी तरह जो फर्स्ट टाइम की आपकी गवर्नमेंट है वो कब डिसॉल्व होती है, वो गुलाम इसहाक खान उसको डिसॉल्व करते हैं, और ये 6 अगस्त 1990 में आप इसको डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह बेनज़ीर ओवरऑल बेनज़ीर साहिबा की 2 टर्म होती हैं, एक 1988 से 1990, एक 1993 से 1996, 5 नवंबर 1996 तक, और 27 दिसंबर 2007 में आपकी असैसिनेशन होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शाहजहानाबाद वाज द नेम ऑफ विच सिटी इन मुगल एरा। तो शाहजहानाबाद जो कि अब न्यू नेम बन गया है, पहले इसका क्या नाम था, तो पुरानी दिल्ली इसको कहा जाता था मुगल पीरियड में शाहजहानाबाद को। लेकिन अब जो उसका नेम चेंज होकर किस में तब्दील हो गया, तो वो अब वो शाहजहानाबाद में चेंज हो गया। पहले इसका नेम पुरानी दिल्ली हुआ करता था मुगल एरा में। ठीक है, मुगल जो पीरियड है वो कब से कब तक रहता है, वो 1526 से 1857, यानी जंग आज़ादी तक। और लास्ट मुगल बादशाह जो है वो बहादुर शाह जफर हैं, जिनको रंगून में भेज दिया जाता है जलावतन करके जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंडिया सस्पेंडेड आर्टिकल 370 ऑफ कश्मीर इन द ईयर। तो ये 2019 5 अगस्त 2019 में ये इंडिया ने सस्पेंड किया। और कौन सा आर्टिकल सस्पेंड किया, जो मतलब कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस के अबाउट है, और वो आर्टिकल 370 है। वो 5 अगस्त 2019 में इंडिया इस आर्टिकल को सस्पेंड करता है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डोगरा डायनेस्टी बॉट कश्मीर फ्रॉम द ब्रिटिश इन 1846। तो जो डोगरा डायनेस्टी है वो 1846 में कश्मीर है वो ब्रिटिश से बॉर्ड खरीदते हैं, ब्रिटिश सेल कश्मीर टू गुलाब सिंह। और वो जो डोगरा का रूलर होता है गुलाब सिंह, वो खरीदता है। तो हुआ द रूलर कश्मीर एट द टाइम ऑफ partition, जब 1947 की partition हो रही थी उस वक्त रूलर कौन था, तो वो हरी सिंह जो था वो रूलर था। ठीक है, और ये डोगरा जो
जो है गुलाब सिंह। ये किस ट्रीटी के तहत ये कश्मीर को खरीदा जाता है? तो ये अमृतसर ट्रीटी के तहत कश्मीर को परचेज करते हैं। और 1947 में जो इसका रूलर था वो हरी सिंह था। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपने इसमें रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन इलामा इकबाल बिकेम द मेंबर ऑफ पंजाब कौंसल। तो ये कब इलामा इकबाल जो है पंजाब कौंसल के मेंबर बनते हैं? तो 1926 में आप पंजाब कौंसल के मेंबर बनते हैं। इस तरह पॉलिटिकल कैरियर जो आप स्टार्ट करते हैं तो वो भी 1926 में ही स्टार्ट करते हैं। और आपको जो सर का टाइटल मिलता है, लाहौर में आपको ये सर का टाइटल मिलता है। ठीक है, लाहौर में ये आपको सर का टाइटल मिलता है, और ये टाइटल कब मिलता है? 1922। और कौन ये टाइटल देता है? तो ये किंग जॉर्ज फाइव। ठीक है, किंग जॉर्ज फाइव आपको ये टाइटल, सर का खिताब जो है वो मिलता है। और आपने जो ओवरऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कितनी अटेंड की इलामा मोहम्मद इकबाल साहब ने? तो ये 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आपने अटेंड की जी। 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आपने अटेंड की। और इसी तरह आपने मुस्लिम लीग, जो लंदन में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया वो 1908 में। ठीक है, मुस्लिम लीग जब लंदन में ज्वाइन किया, वो कब ज्वाइन किया? तो वो 1908 में। और इसी तरह सब कॉन्टिनेंट में अगर हम देखें तो मतलब इधर बरसगीर में ये कब मुस्लिम लीग को आपने ज्वाइन किया? तो वो 1922 में आपने बरसगीर में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान आर द मैक्सिमम लैंग्वेजेस स्पोकन। तो हमने पाकिस्तान का जो प्रोविंस किस में सबसे ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं? तो ये पंजाब में जो है वो ओवरऑल सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। और ओवरऑल अगर हम देखें तो वो पंजाबी जो है वो सबसे ज़्यादा है। वो 2023 की सेंसिस के अकॉर्डिंग 36.98% के अबाउट है। ये जो अभी न्यू सेंसिस, और ये 2023 की सेंसिस को फर्स्ट डिजिटल सेंसिस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान माना जाता है जी। और फर्स्ट सेंसिस पाकिस्तान में कब होती है आफ्टर पार्टीशन? तो 1951 में। और इसी तरह फर्स्ट जो सेंसिस होती है वो लॉर्ड मायो के दौर में। और फर्स्ट जो ऑफिशियल सेंसिस होती है वो 1881 में। और वैसे लॉर्ड मायो में के दौर में 1872 में सेंसिस होती है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है in cricket, when a batsman gains runs on a no ball without scoring, how many run does the batting team get? तो ये बस यही क्वेश्चन है कि अगर नो बॉल हो जाती है और वो कोई काम मतलब बैट्समैन कुछ भी नहीं करता, फिर भी उसको जो बैटिंग टीम है उसको उसकी जो मतलब बैट्समैन के खाते में वो नहीं जाता, ओवरऑल जो टीम होती है उसके मतलब ओवरऑल जो स्कोर कार्ड होता है उस पे एक स्कोर का इन इजाफा हो जाता है। तो वो कितने स्कोर का इजाफा होता है? तो वो आपने बस बताना है कि वो एक स्कोर का स्कोर कार्ड पे इजाफा हो जाता है जी। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है कि हु अब्रोगेटेड द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये 7 अक्टूबर 1958 को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि 23 मार्च 1956 को मतलब बाकायदा तौर पे लॉन्च होता है। ये 7 अक्टूबर 1956 8 में इसको जो सिकंदर मिर्ज़ा हैं इसको एब्रोगेट कर देते हैं। सिकंदर मिर्ज़ा जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, वो आप इसको एब्रोगेट कर देते हैं। फिर जो अयूब खान है, अयूब खान 27 अक्टूबर, ठीक, यानी 20 दिन बाद एज अ प्रेसिडेंट सीट संभाल लेते हैं। तो इसके अंदर मिर्ज़ा 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करते हैं। तो यहाँ वो यही आपको कंफ्यूज करने के लिए यही क्वेश्चन देता है कि एब्रोगेट कौन करता है, और दोनों ऑप्शन दिए होते हैं अयूब खान और सिकंदर मिर्ज़ा। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कौन है, तो वो सिकंदर मिर्ज़ा है। ठीक है, अयूब खान टिक नहीं करनी। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। होप्स हो आपकी प्रॉपर तैयारी हो रही होगी और चीज़ें अच्छे से हो रही होंगी इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतने ही, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। बस आप लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें जी। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।